शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पहला पाठ राख की रस्सी पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पाठ में हमने देखा लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा के मंत्री थे और वो अपने बेटे के भोलेपन से बड़े ही परेशान रहते थे। उनको चिंता रहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, क्योंकि वो इतना होशियार नहीं है, इतना बुद्धिमान नहीं है। और इसी कारण लोनपो गार अपने बेटे की बुद्धि की परीक्षा लेता है और अपने बेटे को 100 भेड़ों के साथ शहर में भेज देता है, लेकिन कहता है कि शहर से वापस आना तो 100 जौ के बोरों के साथ आना, वरना घर पर नहीं आना। और इस परीक्षा में लोनपो गार के बेटे की मदद एक लड़की करती है और वो 100 बोरों के साथ वापस आ जाता है। लेकिन उसको लगता है कि मेरा बेटा तो इतना भोला है, वो ही काम भला अपने आप कैसे कर सकता है। उसको शक हुआ शायद इसकी मदद किसी और ने की है, इसीलिए लोनपो गार गुस्सा हो जाता है और दोबारा से अपने बेटे को भेड़ों के साथ भेजता है और कहता है इस बार भी 100 जौ के बोरों के साथ लौटना है। और दूसरी बार भी जब उसका बेटा 100 जौ के बोरों के साथ वापस लौटता है तो उसको लगता है कि उसकी मदद किसी न किसी ने की है। और हम सभी जानते हैं, पाठ में हमने देखा और पढ़ा कि उसकी मदद एक लड़की करती है और उस लड़की से उसकी शादी हो जाती है। आइए पाठ में आए अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क भाग में आपसे पूछा गया है तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तिब्बत के मंत्री लोनपो गार का बेटा बड़ा ही सीधा साधा और भोला भाला था। उसको होशियारी नहीं आती थी और इसी बात को सोचकर वो परेशान होते थे कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा, वो अपना जीवन कैसे चलाएगा। इन सभी बातों को आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, तिब्बत के मंत्री लोनपो गार का बेटा बहुत भोला और सीधा साधा था। वह होशियारी नहीं जानता था, इसलिए मंत्री ये सोचकर परेशान रहते थे कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। ख भाग में आपसे पूछा गया है तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। अब आपको सोचना है कि आप अगर होते तो आप अपने बेटे को कैसे समझाते। अब इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्या सोचते हैं ये आप ही जानते हैं। कुछ इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगर मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो मैं अपने बेटे को बड़े ही प्यार से समझाती, उसको घर पर छोटे छोटे काम करने को देती ताकि वो धीरे धीरे समझदार बन सके और अपने जीवन को चलाना सीख सके। आप इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं शहर की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क भाग में आपसे पूछा गया है मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। कहानी में हमने देखा था कि मंत्री अपने बेटे की परीक्षा लेना चाहते थे और साथ में उसको समझदार बनाना चाहते थे, दुनियादारी सिखाना चाहते थे। इसीलिए उसने अपने बेटे को शहर भेजा था ताकि वो थोड़ा सा चालाक बन सके, समझदार बन सके। आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिख सकते हैं। मंत्री अपने बेटे को शहर भेजते हैं क्योंकि वे अपने बेटे को दुनियादारी सिखाना चाहते थे, साथ ही देखना चाहते थे कि उसका बेटा किस हद तक अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए उसने 100 भेड़ों के साथ अपने बेटे को शहर भेजा और बदले में 100 जौ के बोरे लाने के लिए कहा था। ख भाग में आपसे पूछा गया है उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। क्योंकि शहर में लोग किस तरह से व्यापार करते हैं, किस तरह से लेन देन करते हैं, इस बात की समझ बन सकती है। अगर कहीं और भेजते तो शायद वो इतनी समझदारी नहीं सीख पाते। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। लोनपो गार ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर इसलिए भेजा था ताकि वह व्यापार करना, लोगों से बात करना और काम कैसे किया जाता है, इन सभी बातों के बारे में सीख सके। हमारा अगला प्रश्न है ग भाग। तुम्हारे घर में बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। घर में पता करो, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया था। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो।
ये भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ी। प्यारे बच्चों, अब ये सवाल जो है वो आपके लिए है। आप अपने आस पड़ोस में, अपने घर में बातचीत कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके परिवार के सदस्य सबसे पहले कहाँ रहते थे। मान लीजिए अभी आप दिल्ली में रहते हैं और उससे पहले आपके दादा दादी, आपके परिवार के सदस्य किसी गांव में रहते थे। तो इसके बारे में आपको लिखना है और यही बातचीत आप अपने पड़ोस में भी कर सकते हैं। आपके पड़ोसी जो हैं उनसे बातचीत करके पता कर सकते हैं कि उनका परिवार दिल्ली में रहने से पहले या जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर रहने से पहले कहाँ रहता था। आप कुछ इस प्रकार से अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आप अपने घर के लोगों से और आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से लिखेंगे। मेरा परिवार पहले हरियाणा में रहता था। मेरे दादा दादी और मेरे मम्मी पापा सभी हरियाणा में एक छोटे से गांव में रहते थे। जब धीरे धीरे हम बड़े हुए तो पढ़ने के लिए हमें शहर आना पड़ा और फिर दिल्ली में हमने अपना घर ले लिया। अब हम दिल्ली में ही रहते हैं। यहाँ आने के बाद हम बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ पर हम नौकरी कर सकते हैं और सारी सुख सुविधाएं हमें शहर में आसानी से मिल जाती हैं जो गांव में नहीं मिलती। लेकिन कभी कभी मन उदास भी हो जाता है क्योंकि दिल्ली में कितनी जनसंख्या है और कितना प्रदूषण है। गांव की हवा साफ होती है और वहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है। आप भी अपने प्रश्न का उत्तर कुछ इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। यहाँ पर आपको गेहूं और जौ दो अनाजों के नाम दिए गए हैं जिनसे हम रोटियां बनाते हैं और अनेक प्रकार से हम इसे खाते हैं और अनाज के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछकर भी इन अनाजों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि बाजरा, बाजरा भी अनाज होता है। जैसे कि चावल, चावल भी अनाज होता है। चना, ज्वार, मक्का, ये सभी अनाज के नाम हैं। और भी अनाजों के नाम आप आस पास में पता करके लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसीलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। क भाग में आपसे पूछा गया है, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। प्यारे बच्चों, नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के भी अनेक भेद होते हैं। अब जो नाम कोई भी किसी का भी हो सकता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष वस्तु का या विशेष स्थान का नाम होता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अनाज, अनाज तो कोई भी हो सकता है, तो ये पूरी अनाज जाति को दिखा रहा है, तो इसको हम किस में रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन जब हम कहते हैं कि जौ, चावल, चना, बाजरा, तो ये अनाज तो हैं लेकिन विशेष अनाज के नाम हैं। तो अनाज क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कोई भी हो सकता है अनाज में तो। लेकिन जब हम विशेष नाम दे देते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे कि जौ, गेहूं, बाजरा, मक्का, चना, ये विशेष नाम है। अनाज तो है लेकिन विशेष नाम है, इसलिए इनको कौन सी संज्ञा कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क भाग में आपको कुछ नाम दिए गए हैं, इनको आपने जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों में अलग अलग छांट कर लिखना है। जैसे कि ले, अब ले किसी विशेष स्थान का नाम है तो ये क्या होना चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। धातु, धातु कोई भी हो सकती है तो ये जातिवाचक है। शेरवानी, शेरवानी एक विशेष पोशाक होती है जिसको हम पहनते हैं तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भोजन, भोजन तो कोई भी हो सकता है, इसके अंदर तो बहुत सारे भोजन आ सकते हैं, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तांबा, अब तांबा एक विशेष धातु का नाम है तो ये हमारा क्या होना चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। खिचड़ी, खिचड़ी भी एक विशेष भोजन का नाम है तो इसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर, शहर तो कोई भी हो सकता है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। और वेशभूषा, जो कपड़े हम पहनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेशभूषा। अब वेशभूषा तो कोई भी हो सकती है तो ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा।
इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी विशेष नाम, तो ले विशेष शहर का नाम है, खिचड़ी विशेष भोजन का नाम है, शेरवानी विशेष पहनावे का नाम है, वेशभूषा का नाम है, और तांबा विशेष धातु का नाम है। और जातिवाचक कोई भी हो सकती है, कोई भी शहर हो सकता है, कोई भी भोजन हो सकता है, कोई भी वेशभूषा हो सकती है और कोई भी धातु हो सकती है। ख भाग में देखते हैं, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। अब ऊपर क भाग में हमने देखा जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है, धातु है, भोजन है, शहर है, वेशभूषा है। अब इनके लिए विशेष नाम वाले आपने धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा अलग से सोचकर लिखनी है। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या थी क भाग में, धातु। अब धातु, कोई विशेष धातु का नाम लिखेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा। भोजन, भोजन कोई भी है तो जातिवाचक संज्ञा है। और विशेष नाम क्या हो सकता है भोजन में, इडली, डोसा, रोटी। आप कोई नया नाम भी लिख सकते हैं। शहर, अब शहर के नाम विशेष क्या हो सकते हैं, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली हर जगह तो नहीं है, एक ही है दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़। तो शहर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम विशेष नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेशभूषा, कोई भी कपड़े हो सकते हैं, पहनावा हो सकता है, लेकिन कुर्ता, टोपी, कमीज ये विशेष नाम है, तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, तुम शेर मैं सवा शेर। ये तो कहावत है, तुम शेर मैं सवा शेर, यानी कि तुम चालाक हो तो मैं तुमसे भी ज़्यादा चालाक हूँ। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। लोहा मानना यानी कि उसकी बुद्धिमानी को मानना, उससे हार मानना। थाने सचमुच नहले पर दहला। नहले पर दहला भी मुहावरा है कि किसी की बात के ऊपर उससे भी अच्छी बात कह देना। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो, उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। प्यारे बच्चों, ये तो एक खेल है और मज़ेदार खेल लग रहा है। आप इसे अपने घर पर खेल सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। और आपने चिट में कोई ना कोई काम लिखना है जिसमें समझदारी की ज़रूरत होती है, और उस डिब्बे में से जो भी व्यक्ति चिट को निकालेगा तो अपनी अपनी तरफ से समझदारी वाली बातें बताएगा कि इस काम को कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और जो सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा उपाय बताएगा वही बीरबल कहलाएगा। तो ये तो आप खुद से करेंगे। इस गेम को ज़रूर खेलिएगा और आपने कैसे खेला अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर साझा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। आपको क्या लगता है, क्या लोनपो गार खुश नहीं हुए थे कि उसका बेटा भेड़ों के बालों से किस तरह से 100 जौ के बोरे ले आया है? सोचिए और बताइए। मंत्री ने जब देखा कि उसका बेटा उसका दिया हुआ काम पूरा करके वापस लौटा है तो उसे अंदर से बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये काम बेटे ने खुद नहीं किया बल्कि किसी लड़की की मदद से किया है, इसलिए वह अपने बेटे के काम से खुश नहीं हुए, क्योंकि वह चाहते थे कि उसका बेटा ये काम खुद अपनी समझदारी से करे। इसीलिए उसको दोबारा भेड़ों को लेकर शहर भेज दिया था। आगे है सींग और जो। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। आप सोचकर बताइए कि भेड़ों के बाल और सींग किस किस काम आते हैं। जिन लोगों ने इनको खरीदा था उन्होंने इनका क्या किया होगा? भेड़ों के बालों से ऊन निकाला जाता है और सींगों से सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं। जिन लोगों ने भेड़ों के बाल और सींगों को खरीदा होगा उन्होंने भी इनका यही प्रयोग किया होगा या फिर बाजार में बेच दिया होगा। आगे है बात को कहने के तरीके। किसी भी बात को हम एक ही तरीके से ना कहकर अलग अलग तरह से कह सकते हैं। जैसे कि स्कूल में हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं और घर पे हम अपने घर की भाषा बोलते हैं। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरीके से कह सकती हो? जैसे कि क भाग में आपसे पूछा गया है, चैन से जिंदगी चल रही थी। अब इसी बात को
हम किस तरीके से कह सकते हैं ताकि इसका मतलब तो वही रहे लेकिन कहने का तरीका थोड़ा बदल जाए। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। इन सभी वाक्यों को आप और किस तरह से कह सकते हैं ताकि वाक्य तो बदल जाएं लेकिन उनका मतलब ना बदले। इन वाक्यों को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जिंदगी आराम से कट रही थी, वह बिल्कुल होशियार नहीं था, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई। आप इन वाक्यों को अपने तरीके से किसी और प्रकार से भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। क भाग में आपसे पूछा गया है, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है, किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। हमें लगता है होशियार और चालाक का मतलब एक ही होता है, लेकिन होशियार का मतलब होता है समझदार। होशियार व्यक्ति हर काम को बड़ी समझदारी से करता है। वह अपना काम करने में जल्दी नहीं करता और साथ ही काम के परिणाम के बारे में सोचता है कि अच्छा होगा या बुरा होगा, और हमेशा अच्छे की तरफ ही वो आगे बढ़ता है। लेकिन चालाक का अर्थ होता है चतुर। चालाक आदमी बड़ी चालाकी से अपना काम निकालता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए होशियार समझदार होता है, चालाक होता है जो किसी के बारे में नहीं सोचता, बस अपने काम को निकालने के बारे में सोचता है। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के भी अलग अलग मतलब होते हैं। भोला होता है जो सीधा साधा होता है, उसे चालाकी करना नहीं आता। और बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़, जो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रखता, उसको हम कहते हैं बेवकूफ़ या फिर मूर्ख। ख भाग में पूछा गया है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, और क्यों कहोगी। लड़की को हम समझदार और बुद्धिमान दोनों ही कहेंगे। लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर बात समझदारी से सुनी, उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से उस समस्या का हल बताया। लड़की ने अपनी समझदारी और बुद्धि से लड़के की समस्या को हल किया। यहाँ पर तिब्बत की भाषा में बच्चों के कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बच्चों के नाम रखे जाते हैं लड़के के, लड़की के, वैसे ही तिब्बत की भाषा में नाम थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि लोनपो गार हमारे लिए नया नाम है, क्योंकि हमारे भारत में कुछ अलग तरह के नाम रखे जाते हैं। इसलिए अगर आपको लड़के का और लड़की का नाम रखना हो तो कौन सा नाम रखेंगी। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, इन सभी नामों को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो लोनपो गार के बेटे का नाम हम नुक्खू रख सकते हैं और लड़की का नाम हम डावा रख सकते हैं। आप क्या नाम देना चाहेंगे, आप अपने हिसाब से सोचकर यहाँ पर लिखिए। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। इन सभी को आपने अच्छे से समझकर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। साथ में आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद बहुत बहुत।